समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए जानी मानी व प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी समय की उधरती परतें। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। फरवरी माह का आगमन हो चुका था। सर्दी व कोहरे से भरी शीत ऋतु जा चुकी थी। मौसम खुल गया था, वह मनोरम हो गया था। चिड़ियों के कलरव, कोयल की कूक, पुरवाई, आम्र मंजरियाँ तथा क्यारियों में खिल उठे रंग बिरंगे पुष्प ये संकेत देने लगे थे कि वसंत का आगमन हो गया है। इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों को भी कठोर ठंड से मुक्ति मिल गई थी। वे भी गुलाबी धूप और खिले मौसम में चहकने लगे हैं। रोहिणी रसोई में दोपहर का भोजन बनाने की तैयारियों में व्यस्त थीं। सर्दी कम हो गई थी, अतः इस समय रसोई में काम करने में उन्हें अच्छा लग रहा था। उनका बेटा सौम्य इस समय किसी काम से बाहर गया था। उसने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दी है। वो यहाँ के CBSE बोर्ड के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अगले माह उसका परीक्षा फल निकलने वाला है। जो भी हो, रोहिणी को उसकी पढ़ाई व परीक्षा फल की फिक्र बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि सौम्य अपनी पढ़ाई में स्वयं रुचि लेता है। ये वर्ष उसके कैरियर संबंधी शिक्षा के चयन का भी है। रोहिणी या उनके पति राहुल भटनागर को सौम्य से पढ़ने के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पढ़ने में स्वयं रुचि लेता है। उसने घर में बता दिया है कि वो B.Tech करना चाहता है। सौम्य अपने नाम के अनुरूप शालीन व समझदार लड़का है। वो प्रतिदिन भोजन सुबह 9 बजे तक बना लेती हैं। आज शनिवार है, वह राहुल का अवकाश, अतः आज रोहिणी ने कुछ विलंब से भोजन बनाना प्रारंभ किया है ताकि दोपहर में सबको ताज़ा व गर्म भोजन मिल जाए। राहुल अपने स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। वे प्रतिदिन सुबह शीघ्र उठ जाते हैं तथा आधे घंटे के लिए प्रातःकालीन भ्रमण पर निकल जाते हैं। ये उनकी प्रतिदिन की चर्या है। इस दिनचर्या में कभी कभी ही व्यवधान आ पाता है, वो भी बारिश या घने कोहरे में। बस प्रतिदिन की भांति आज भी राहुल प्रातः भ्रमण कर नहा धोकर चाय नाश्ता इत्यादि करके ड्राइंग रूम में बैठकर कार्यालय का कोई काम कर रहे हैं। रोहिणी रसोई में भोजन बना रही हैं तथा साथ ही साथ धीरे धीरे कोई गीत भी गुनगुना रही हैं। वो कोई फिल्मी गीत है जिसे युवा अवस्था में वो अक्सर गाया करती थीं। एक तो मौसम का प्रभाव है, ऊपर से आज राहुल का अवकाश है, इसीलिए रोहिणी का मन प्रसन्न है। अतः उनके होंठों पर बरबस ये गीत आ गया। राहुल जब घर में होते हैं तब रोहिणी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में कुल 3 लोग हैं, राहुल, रोहिणी व उनका इकलौता पुत्र सौम्य। सौम्य कॉलेज चला जाता है और राहुल कार्यालय। बची रोहिणी तो वो घर में अकेली रह जाती हैं। राहुल के अवकाश से उनका मन प्रसन्न रहता है। राहुल का घर में होना उन्हें अकेलेपन व ऊब से बचाता है। राहुल एक सरकारी क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन उनका अवकाश रहता है। अब से कोई 7-8 वर्ष पहले वे बड़ौदा में काम करते थे। वहाँ ये लोग किराए के मकान में रहते थे। अब इनका स्थानांतरण मुंबई में हो गया है। मुंबई में भी कुछ वर्षों तक ये किराए के मकान में ही रहे। तत्पश्चात इन्होंने 3 बेडरूम का ये फ्लैट खरीद लिया है। ये फ्लैट यद्यपि काफ़ी महंगा लगा इन्हें, किंतु राहुल ने अपने प्रोविडेंट फंड व समस्त जमा पूंजी निकालकर तथा कुछ लोन लेकर ये 3 कमरों का बड़ा फ्लैट ये सोचकर ले लिया कि एक बार बड़े घर के लिए पैसा लगा देना ठीक रहेगा। सौम्य बड़ा होगा, उसका ब्याह होगा, एक कक्ष तो उसके लिए चाहिए, एक में वो और रोहिणी रहेंगे, एक आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी चाहिए। इन अतिरिक्त खर्चों के कारण राहुल का हाथ आजकल तंग रहता है, किंतु वे जानते हैं कि लोन चुकता होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर उनका एक ही तो पुत्र है, उसके लिए वे नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। सही समय पर उन्होंने ये फ्लैट ले लिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मूल्य दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रोहिणी और राहुल अब लगभग निश्चिंत जीवन जी रहे हैं। अपने जीवन से वे संतुष्ट हैं। उनके पास सौम्य जैसा सुशील पुत्र है। जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। जीवन के दिन खुशी खुशी व्यतीत होते जा रहे हैं। मम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया। मैं 98% नंबरों से पास हो गया हूँ, कहते हुए सौम्य ने घर में प्रवेश किया। वह झुककर रोहिणी के पैरों को छूने लगा। आशीर्वाद की मुद्रा में रोहिणी के दोनों हाथ सौम्य के सिर पर थे। रोहिणी ने उसे खूब सारे आशीषों से भर दिया। आज सौम्य का परीक्षा परिणाम निकल आया। सौम्य ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। माँ के पास से आकर सौम्य बालकनी में लगी कुर्सी पर बैठ गया तथा फ़ोन से अपने दोस्तों से बातें करने लगा। उसकी बातों में उसके मन की प्रसन्नता प्रकट हो रही थी।
शाम को राहुल कार्यालय से घर आ गए। उनकी मुखमुद्रा बता रही थी कि वे भी खूब प्रसन्न हैं। सौम्य के अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की सूचना रोहिणी ने उन्हें फ़ोन द्वारा पहले ही दे दी थी। कार्यालय से आकर राहुल हाथ मुंह धोने सीधे बाथरूम में गए। रोहिणी रसोई में राहुल के लिए चाय बनाने लगी। राहुल के फ्रेश होकर आने तक वे चाय लाकर डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थीं। आओ आओ बैठो, चाय का प्याला उठाते हुए राहुल ने रोहिणी से कहा। रोहिणी मुस्कुराती हुई पास की कुर्सी पर बैठ गई। रसोई का काम समाप्त हो गया क्या? उन्होंने हाथ रोककर रोहिणी से पूछा। लगभग समाप्ति है, बस रोटियां सेकनी है, वो खाने के समय सेक दूंगी। आज सलाद भी काट दूंगी, मेरा मन आज सलाद खाने का हो रहा है, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज क्यों, प्रतिदिन क्यों नहीं? राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रोहिणी की ओर देखते हुए पूछा। तुम और सौम्य रात में सलाद खाते नहीं हो, दिन में अकेले मेरा मन सलाद खाने का होता नहीं है, रोहिणी ने अपने मन की बात बताई। ये तो ठीक बात नहीं है कि अकेले रहो तो कुछ खाओ पियो नहीं। अरे भाई, ये घर तुम्ही से है, मेरे घर की मालकिन। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगी तो हम सब ठीक कैसे रहेंगे? राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर रोहिणी मुस्कुरा कर रह गई। अगले माह से सौम्य की बीटेक की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अभी मात्र कुछ दिनों की उसकी छुट्टियां शेष हैं। वो भी कॉलेज जाने लगेगा और 3-4 बजे तक कॉलेज से लौटेगा। मेरा पूरा दिन तुम लोगों की प्रतीक्षा में आराम से कटा करेगा, रोहिणी ने हाथ से भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ पता है, प्रतीक्षा क्यों करोगी? दोपहर में अपना मनपसंद टीवी सीरियल देखोगी, शेष समय बालकनी के गमलों में लगे अपने प्रिय पौधों से बातें करोगी, आराम से तुम्हारे दिन व्यतीत हुआ करेंगे, राहुल ने कहा और हा हा करके हंस दिए। हाँ, आपकी बात भी सही है। दोनों को आज एक दूसरे की प्रसन्नता का कारण ज्ञात था। वो कारण था सौम्य का इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाना तथा बीटेक में भी अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश के लिए सौम्य का क्वालिफाई कर लेना। घर के खुशनुमा वातावरण में सबने एक साथ भोजन किया। बहुत दिनों के पश्चात रोहिणी का मन खूब बातें करने का हो रहा था। राहुल भी थे तथा अवसर भी था, सौम्य के उत्तीर्ण हो जाने का अवसर। याद है आपको, आज से 2 वर्ष पहले सौम्य ने जब 10वीं की परीक्षा दी थी तब हम उसके कैरियर को लेकर कितने फिक्रमंद हुआ करते थे। हम यही चर्चा करते रहते थे कि आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए वो न जाने कौन सा क्षेत्र चुनेगा। आप कहते थे कि मेडिकल, प्रबंधन या इंजीनियरिंग। आजकल बच्चे इन्हीं क्षेत्रों को पसंद कर रहे हैं, रोहिणी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ वो तो है, अब पहले वाला समय तो रहा नहीं है कि जो माता पिता ने कहा वही बच्चों को करना है। अब के बच्चे समझदार हैं, वे कैरियर के लिए अपनी रुचि के क्षेत्र का चयन करते हैं। सौम्य ने बीटेक करना चुना, मैं समझता हूँ यही समय की मांग है और यही उचित भी है, राहुल ने कहा। हाँ, हमें सौम्य की अब कोई फिक्र नहीं है, पढ़ने में रुचि लेता है, वो जो भी चाहेगा हम उसे पूरा करेंगे। ये तो अच्छा है कि उसने मुंबई के ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। कॉलेज अवश्य कुछ महंगा है, किंतु यही क्या कम है कि उसने दूसरे शहर में एडमिशन नहीं लिया। कम से कम वो हमारी आंखों के सामने तो रहेगा, रोहिणी ने कहा। हाँ, आखिर हमारा एक ही पुत्र है और उसी के लिए हमें सब कुछ करना है, राहुल ने रोहिणी से सहमत होते हुए कहा। जिस समय राहुल और रोहिणी बैठे बातें कर रहे थे उसी समय दूसरे कमरे में बैठा सौम्य अपनी पढ़ाई का कार्य कर रहा था। उसे कहाँ आभास था कि बगल कक्ष में बैठे उसके माता पिता उसमें अपने सपने को पूरा होते देख रहे हैं, अपने सपने सजा रहे हैं। सौम्य युवावस्था की ओर अवश्य अग्रसर है, किंतु बचपन उसके भीतर अभी पल रहा है, वो बचपन जी रहा है। माँ पिता के साथ लिपटना, छोटे बच्चों सा उनके घुटनों पर सिर रखकर सो जाना, खाली समय में माँ के साथ बच्चों सी चहक चहक कर बातें करना तथा अपने कॉलेज के किस्से सुनाना। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर रोहिणी कभी मुस्कुरा पड़ती, कभी खिलखिला पड़ती। सौम्य कभी भी बिना किसी काम के यूं ही बाहर घूमने नहीं निकलता। उसके मित्रों की सूची में कुछ पढ़ने वाले बच्चे ही थे, घूमने फिरने वाले बिगड़ैल बच्चे उसके मित्र नहीं थे। वो माता पिता से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। कभी कभी रोहिणी सोचती कि ईश्वर ने उसे एक ही औलाद दी, किंतु इतना सुशील और समझदार बेटा दिया कि उन्हें कभी भी किसी दूसरी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। सौम्य के बारे में सोचते सोचते रोहिणी को नींद आ गई। नींद का हल्का सा झोंका राहुल को भी महसूस हुआ। दोनों सो गए। प्रातः लगभग 5 बजे राहुल की नींद खुल गई, उनके साथ रोहिणी भी जग गई। दोनों घर गृहस्थी की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। आज शनिवार है, राहुल का अवकाश है, अतः घर में सुबह की व्यस्तता अधिक नहीं है। राहुल का स्वभाव है कि वे अधिकांशतः खामोश रहते हैं, किंतु रोहिणी सप्ताह के अवकाश के दिनों में राहुल से खूब बातें करती है। रोहिणी का वाचाल स्वभाव राहुल को खूब अच्छा लगता है।
घर में मन लगा रहता है। रोहिणी के कारण घर में हंसी का वातावरण बना रहता है। अन्यथा राहुल गंभीर स्वभाव के हैं। सौम्य भी राहुल जैसा है। मात्र काम की बातें, कॉलेज की बातें, कभी कभार मित्रों की बातें कर लेता है। शेष समय स्टडी रूम में अपनी पढ़ाई और पुस्तकों में व्यस्त रहता है। रोहिणी के जीवन की गाड़ी उनके इच्छानुरूप ठीक ढंग से चल रही है। राहुल सौम्य की फीस आदि का प्रबंध कर चुके हैं। आजकल उच्च शिक्षा के लिए फीस के रूप में बड़ी धनराशि एक साथ जमा करनी पड़ती है। अच्छा है जो सौम्य ने अपनी इच्छा पहले से ही बता दी थी। राहुल को समय मिल गया और उन्होंने फीस इत्यादि का प्रबंध पहले से ही कर लिया था। अतः समय आने पर उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ऋतुएं अपने स्वभाव के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर चक्रीय गति से आ रही हैं, जा रही हैं। रोहिणी प्रसन्न है कि उनके सपनों और इच्छाओं के अनुरूप सौम्य आगे बढ़ रहा है। सौम्य का कॉलेज खुल गया। अब तक सौम्य बस से कॉलेज जाता था। उसकी इच्छा थी कि जब वो बीटेक के लिए बड़े कॉलेज में जाए तो अपने कन्वेंस से कॉलेज जाए। अपनी ये इच्छा उसने दबे स्वर में राहुल के समक्ष प्रकट भी की थी। राहुल ने सोचा कि सौम्य की बात उचित भी है। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर बस से सही समय पर कॉलेज पहुंचना एक दुष्कर कार्य है। उन्होंने सौम्य की पसंद की एक अच्छी बाइक उसे दिला दी। यद्यपि बाइक राहुल के बजट से कुछ महंगी पड़ी। राहुल का बजट उन्हें एक महंगी बाइक दिलाने की आज्ञा नहीं दे रहा था, किंतु किसी प्रकार उन्होंने लोन लेकर उसका भी प्रबंध किया। वो ऐसा क्यों ना करते। सौम्य उनका इकलौता पुत्र है। उसकी छोटी छोटी इच्छाएं, खुशियां भी यदि वो न पूरी कर पाए तो पिता होने पर वो गर्व कैसे कर पाएंगे। बाइक पाकर सौम्य की प्रसन्नता देखते बन रही थी। उसकी प्रसन्नता से रोहिणी व राहुल भी प्रसन्न थे। देखते देखते न जाने कब 5 वर्ष व्यतीत हो गए। सौम्य का बीटेक पूरा हो गया। अब उसने अपने लिए नौकरी की तलाश प्रारंभ कर दी। उसे इस प्रकार आगे बढ़ता देख रोहिणी की प्रसन्नता की सीमा न थी। सौम्य की लगन देखकर राहुल भी प्रसन्न थे। एक दिन सौम्य ने उन्हें जब ये सुखद समाचार दिया कि उसका चयन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर के पद पर हो गया है तो राहुल की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। कारण मात्र ये न था कि सौम्य की नौकरी लग गई, बल्कि कारण ये भी था कि सौम्य की नौकरी मुंबई में लगी थी। उनका इकलौता पुत्र उनके साथ व उनके नेत्रों के समक्ष रहेगा, यही सबसे अधिक प्रसन्नता की बात थी। अगले वर्ष राहुल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्हें सेवानिवृत्ति की या पेंशन पर घर कैसे चलेगा, इस बात की चिंता कतई न थी। चिंता तो दूर, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की प्रसन्नता अधिक थी कि उनके वृद्धावस्था का संबल उनका पुत्र उनके साथ रहेगा। यद्यपि राहुल इस समय उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे, किंतु वे सौम्य की ओर से चिंता मुक्त थे, प्रसन्न थे तथा स्वयं को किसी बादशाह से कम न समझ रहे थे। समय व्यतीत हुआ और देखते देखते एक दिन राहुल सेवानिवृत्त हो गए। इस उपलक्ष्य में सौम्य के कहने पर उन्होंने कार्यालय के लोगों व नाते रिश्तेदारों के लिए होटल में एक भव्य पार्टी दी। कार्यालय के सहयोगियों ने उन्हें उनकी सकुशल सेवानिवृत्ति व सौम्य की योग्यता व अचीवमेंट की खूब बधाइयाँ दीं। तीनों लोग राहुल, रोहिणी व सौम्य खूब प्रसन्न थे। घर में कई दिनों तक उस पार्टी की चर्चा होती रही। शनैः शनैः समय व्यतीत होता रहा। सौम्य को नौकरी करते हुए लगभग 1 वर्ष होने वाले थे। रोहिणी के मन में एक और सपना पल रहा था। सपना वही था जो प्रत्येक माँ के मन में अपनी संतान के लिए पलता है, सौम्य के विवाह का सपना। रोहिणी को लगता कि अब सौम्य का विवाह भी कर देना चाहिए। 1 वर्ष हो गए थे। सौम्य ने अपनी नौकरी में स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। रोहिणी ने सौम्य के अनुरूप सुयोग्य पढ़ी लिखी लड़की की तलाश प्रारंभ कर दी। माँ, मैं अपने कार्यालय में मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। एक दिन सौम्य ने जब बताया तो रोहिणी कुछ आश्चर्यचकित अवश्य हुई, किंतु उससे अधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, चलो ये अच्छा ही है। आजकल के बच्चे यदि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं तो यह अच्छा ही है। आखिर उन्हें ही तो उम्र भर साथ साथ रहना है। एक दूसरे को देखेंगे, समझे रहेंगे तो इन दोनों के लिए अच्छा है। उन्होंने 1-2 स्थानों पर लड़की वालों से बात कर ली है। खैर कोई बात नहीं है, वो उन सबसे क्षमा कर ले लेंगी। एक दिन सौम्य उन लोगों से मिलवाने के लिए उस लड़की को लेकर घर आ गया। उनकी होने वाली बहू सिकता बहुत ही आकर्षक थी। कुछ दिनों के पश्चात सिकता के मम्मी पापा भी उन लोगों से मिलने आए। एक शुभ मुहूर्त देखकर सबने उन लोगों का विवाह तय कर दिया। एक पुत्र और ढेर सारे अरमान, बहुत सारी इच्छाएं, सब पूरी करनी थी रोहिणी को। सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाना, उनके ठहरने की व्यवस्था आदि व्यस्तता के साथ घर में कई दिनों पूर्व से ही चहल पहल, गाना बजाना आदि प्रारंभ था। ये सारा प्रबंध रोहिणी का था। यूं भी पुरुषों को इन घरेलू रस्म रिवाज की जानकारी नहीं होती है,
स्त्रियां इन सब में विशेषज्ञ होती हैं, यहाँ भी ऐसा ही था। घर के भीतर की सारी व्यवस्था रोहिणी ने संभाली थी। इस उम्र में न जाने कहाँ से रोहिणी के भीतर भी इतनी शक्ति आ गई थी। वो बड़ी स्फूर्ति से घर की सारी व्यवस्था देख रही थीं। प्रतिदिन होने वाली उम्र की बातें, घुटने के दर्द व थकान की चर्चा न जाने कहाँ गुम हो गई थी। धूमधाम से सौम्य का विवाह संपन्न हो गया। सौम्य के साथ काम करने वाले उसके कार्यालय के सहयोगी, राहुल व रोहिणी के रिश्तेदार व फ्लैट के परिचित सभी सौम्य के विवाह में बाराती थे। रोहिणी व राहुल ने विवाह की सभी रस्में निभाते हुए अपनी इच्छा पूरी की व सौम्य का विवाह कर दिया। सिक्ता बहू बनकर घर आ गई। राहुल व सिक्ता एक ही कार्यालय में थे तो स्पष्ट था कि सुबह एक साथ घर से निकलते व शाम को एक साथ घर आते। मैं देख रहा हूँ कि बहू के आ जाने पर भी तुम्हारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया है, राहुल ने प्रातः उठकर घर के काम करती रोहिणी को देखकर बातों बातों में एक दिन कहा। हाँ, अच्छा है इस उम्र में भी काम करना, शरीर की सक्रियता कम ना होगी, रोहिणी ने मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए कहा। बहू शाम को थक कर घर आती है तो उसे आराम तो चाहिए ही। मेरी तो आदत है सुबह उठने की। आपके साथ मैं भी उठ जाती हूँ। जब उठ ही जाती हूँ तो उनके लिए कुछ बना भी देती हूँ, रोहिणी कहती जा रही थी। राहुल उनका मुंह तकते जा रहे थे। हाँ, ये तो है, प्रत्युत्तर में राहुल ने बस इतना ही कहा। शनैः शनैः समय व्यतीत होता जा रहा था। सौम्य और सिक्ता के जीवन की दिनचर्या बंधी सी थी। हफ्ते के 5 दिन कार्यालय और अवकाश के दिनों में भी दोनों बैठकर कार्यालय का ही कोई न कोई काम करते व कभी कभी कहीं घूमने या अपने किसी मित्र के घर मिलने चले जाते। जैसा कि सभी माँओं की इच्छा होती है कि उनके बेटे बहू उन्हें कोई सुखद समाचार दें, वो भी इसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अंदर ही अंदर उनके मन में भय भी व्याप्त था कि नए ज़माने के बच्चे बच्चियां कब तक उन्हें दादी बनने के सुख से वंचित रखेंगे। जो भी हो, रोहिणी इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ माह और व्यतीत हो गए, वो प्रतीक्षा करती रहीं, किंतु बेटे बहू की ओर से उन्हें ऐसा कोई शुभ समाचार न मिला। वो दादी बनने की प्रतीक्षा कर रही थीं। एक दिन शाम को दोनों घर आए प्रतिदिन की भांति, किंतु ये शाम प्रतिदिन की भांति नहीं थी। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के पश्चात सौम्य ने रोहिणी से बताया कि उन्हें अपने ऑफिस की ओर से अमेरिका की ब्रांच में स्थानांतरित किया जा रहा है, अतः उसे अगले माह अमेरिका जाना होगा। सौम्य की बातें सुनकर रोहिणी का कलेजा मुँह को आ रहा था। उन्हें तत्काल ये ध्यान भी आया कि सौम्य ने सिक्ता के जाने की बात नहीं की है, तो क्या सिक्ता यहीं रहेगी? सोचकर उनके डूबते मन को कुछ राहत मिली। अच्छा है बेटा, कम से कम सिक्ता यहाँ रहेगी, रोहिणी ने चैन की लंबी सांस लेते हुए कहा। नहीं माँ, दोनों को जाना है, दोनों को अमेरिका की एक ही ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है, सौम्य ने तत्काल उत्तर दिया। सौम्य की बातें सुनकर रोहिणी कुछ नहीं बोली। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा है। वो तुरंत राहुल के पास जाना चाहती थीं, जो इस समय ड्राइंग रूम में बैठे थे, किंतु ये सोचकर नहीं गईं कि कहीं बेटा बहू ये न समझें कि वे पापा के पास तुरंत इस विषय पर अपना विरोध प्रकट करने गई हैं। कुछ देर तक वे रसोई और डाइनिंग रूम में काम करने के बहाने इधर उधर घूमती रहीं। तत्पश्चात ड्राइंग रूम में बैठे राहुल के पास गईं। उनके मन में विचार आ रहा था कि पता नहीं राहुल को ये बात ज्ञात भी है या नहीं। राहुल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर समाचार देख रहे थे। वे जानती हैं जब से बहू आई है तब से राहुल का सुबह शाम का अधिकांश समय ड्राइंग रूम में टीवी देखकर व्यतीत होता है। वे बहू के सामने अपने बड़प्पन का लिहाज रखते हैं, कुछ पुराने समय के विचारों के जो ठहरे। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने ड्राइंग रूम की ओर आती रोहिणी के बुझे चेहरे को देखा तो सहसा बोल पड़े। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, रोहिणी ने राहुल के पास सोफे पर बैठते हुए कहा। रोहिणी की बातें सुनकर राहुल आश्वस्त हो गए और रिमोट से टीवी का चैनल बदलने लगे। सुनिए, सौम्य व बहू अगले माह अमेरिका जा रहे हैं, क्या ये बात आपको पता है? टीवी देखने में मगन राहुल से रोहिणी ने पूछा। अमेरिका जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, राहुल ने विस्मित होते हुए पूछा। वो रिमोट मेज पर रख चुके थे। घूमने जा रहे हैं क्या? रोहिणी को खामोश देखकर उन्होंने पुनः पूछा। नहीं जी, घूमने जाते तो 1-2 हफ्ते में लौट आते। उनका स्थानांतरण उसी ऑफिस के अमेरिका के ब्रांच में हो गया है, रोहिणी ने समझाते हुए कहा। राहुल पूरी बात व स्थिति अब तक समझ चुके थे। उन्होंने तत्काल टीवी बंद कर दिया, जैसे कोई शोक समाचार सुन लिया हो। रोहिणी से वो कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि इस समय कुछ भी कहना रोहिणी की चिंता को बढ़ाना था। इसका नकारात्मक प्रभाव रोहिणी के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
इस समय आवश्यकता रोहिणी की चिंता बढ़ाने की नहीं बल्कि उसके साहस को बढ़ाने की थी। समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था। रोहिणी की इच्छा होती कि समय का पहिया यहीं रुक जाए और सौम्य के जाने का 1 माह कभी व्यतीत ना हो, किंतु ऐसा कहाँ संभव है। रोहिणी जितना सोचती उतनी तेजी से शाम ढलती और दूसरा दिन आ जाता। शीघ्र सुबह होती और शीघ्र संध्या। समय को जैसे पंख लग गए हों। सौम्य और सिकता कार्यालय से आकर जाने की तैयारियों में लग जाते। रोहिणी चुपचाप सौम्य को देखती रहती, किंतु कोई बात ना हो पाती। वो जल्दी में रहता, प्रतिदिन कहता समय बहुत कम रह गया है। रोहिणी की इच्छा होती सौम्य से खूब सारी बातें करें, उसके साथ हंसें खिलखिलाएं, किंतु उसकी व्यस्तता देखकर खामोश रह जाती। माँ पापा से बातें करने के लिए सौम्य बड़ी कठिनाई से कभी कभी कुछ समय निकाल पाता। एक दिन वो भी आ गया जब सौम्य और सिकता दोनों चले गए। राहुल और रोहिणी दोनों उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। घर आकर रोहिणी धम्म से सोफे पर बैठ गई, किंतु राहुल सामान्य व खामोश थे। खामोश तो रोहिणी भी थीं। दोनों में से कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था। घर में सन्नाटा व उदासी का वातावरण स्वतः निर्मित होता चला गया। इसी प्रकार के वातावरण में 2 माह व्यतीत हो गए। एक बात अच्छी थी कि प्रति सप्ताह सौम्य का फ़ोन आता। उसके फ़ोन की प्रतीक्षा में सप्ताह शीघ्र व्यतीत हो जाता। कभी कभी सिकता भी फ़ोन पर हालचाल पूछ लिया करती। एक दिन सौम्य का फ़ोन आया कि आगामी दिवाली के अवसर पर वे लोग घर आ रहे हैं। कार्यालय से अवकाश स्वीकृत हो गया है। अब तक जो घर उदास दिखाई देता था, उस घर में अब रोहिणी व राहुल को घर के प्रत्येक कोने में खुशियाँ बिखरी प्रतीत होने लगीं। दिवाली के आने में अभी लगभग 2 माह का समय था। बेटे बहू की स्वागत की तैयारियों और उनकी चर्चा में राहुल और रोहिणी के दिन रात व्यतीत होते जा रहे थे। दीपावली से 2 दिन पूर्व सौम्य व सिकता आ गए। रोहिणी तो इतनी प्रसन्न थी कि वे विस्मत कर बैठी कि बेटे व बहू को 1 सप्ताह के पश्चात जाना भी है। वे उनके लिए रसोई में उनकी पसंद की कुछ न कुछ चीज़ें बनाती रहती व खूब सारी बातें करती रहती। उनकी खामोशी पुनः मुखर होने लगी थी। उनके प्रफुल्लित स्वर राहुल को पुनः सुनाई देने लगे थे। समय बड़ा शक्तिशाली होता है, उसके समक्ष किसी की भावनाएं इच्छाएं कहाँ ठहर पाती हैं। देखते देखते मानो कुछ पलों में ही वो दिन भी आ गया जब सौम्य और सिकता को वापस जाना था। उनको एयरपोर्ट छोड़कर आने के पश्चात राहुल खामोश थे और रोहिणी हताश सोफे पर बैठ गईं, मानो घर में करने को कुछ भी शेष नहीं बचा था। घर में पुनः वही सन्नाटा व उदासी पसर गई थी। दिन व्यतीत होने लगे। राहुल व रोहिणी का शुगर स्तर बढ़ा ही रहता। दोनों एक साथ डॉक्टर के पास जाते, एक साथ बाजार जाकर सब्जियां व राशन लाते। घर में 2 लोगों की आवश्यकताएं आखिर थी ही कितनी। अतः एक बार लाया गया सामान काफ़ी दिनों तक चलता। राहुल अवश्य दूध लेने के लिए प्रतिदिन घर से निकलते। अब उनका भी शरीर साथ नहीं दे रहा था। दूध लेने के लिए बाहर निकलने का मन नहीं होता था। एक दिन उन्होंने फ्लैट के घरों में दूध लाने वाले लड़के को अपने यहाँ भी दूध देने के लिए कह दिया। अब सुबह की भागदौड़ नहीं थी। सौम्य से कभी कभी फ़ोन पर बातें होती रहती, उसका हालचाल पता चलता रहता। सुनिए, मैंने तो सोचा था कि बहू की गोद भर गई होगी अब तक, किंतु मुझे लगता है कि ऐसा होने में भी समय है, रोहिणी ने राहुल से कहा। बैठे बैठे रोहिणी आखिर क्या बातें करती बेटे बहू के अतिरिक्त। राहुल उनकी बातों पर हाँ हूँ कर मुस्कुरा देते। समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन सौम्य ने फ़ोन पर बताया कि वो पिता बन गया है, उसे बेटी हुई है। सौम्य यद्यप 7 समंदर पार अमेरिका में था, किंतु यहाँ मुंबई में राहुल और रोहिणी के जीवन में खुशियाँ बिखर गईं। समयाभाव के कारण सौम्य व सिकता मुंबई नहीं आ पाते। रोहिणी बस कल्पनाओं के सहारे अपनी पोती की बातें करती रहती। वे कहती, गुड़िया यदि माँ पर गई होगी तो और भी अच्छा है, सिकता बहुत सुंदर है। सौम्य पर गई होगी तब भी ठीक है, सौम्य भी कम आकर्षक नहीं। फुर्सत के पलों में रोहिणी बस उन्हीं लोगों की बातें किया करती। छोटी बच्ची जब से हुई तब से एक बार भी सौम्य मुंबई नहीं आ सका है। जब मन बहुत ऊब जाता और उदास हो जाता तब रोहिणी व राहुल कभी कभी बाहर टहलने निकल पड़ते। जब भी वो बाहर निकलते, फ्लैट के गैराज में खड़ी सौम्य की मोटरसाइकिल देखते और पुराने दिनों की मधुर स्मृतियों में खो जाते। वे कह उठते कि ये मोटरसाइकिल पाकर सौम्य कितना प्रसन्न था। उसकी मोटरसाइकिल अब निकलती नहीं थी, अतः इस फ्लैट की सोसाइटी के लोगों ने मोटरसाइकिल को एक कोने में पीछे सरका दिया था, जो कोने में पड़ी पड़ी धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों से पटी जा रही थी। बाहर आते जाते रोहिणी एक स्नेह भरी दृष्टि सौम्य की मोटरसाइकिल पर अवश्य डाल लेती। वो क्यों ऐसा न करती? उसमें राहुल व सौम्य की प्रथम खुशी जो जुड़ी हुई थी। सौम्य की लाडली व उनकी प्यारी नातिन अब 6 माह की हो गई है।
सौम्य ने अब फ़ोन करना कम कर दिया है, किंतु जब भी फ़ोन करता अपनी बेटी की नटखट गतिविधियों की खूब चर्चा करता। उसने बताया कि अब वो बैठकर खूब खेलती है। रोहिणी की इच्छा होती उसे देखने की, उसके साथ खेलने की, उसे गोद में लेने की, किंतु वो विवश थी। अपनी विवशता पर उनका कोई वश न था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। लगभग 2 वर्ष हो गए, सौम्य नहीं आया। उसे देखने के लिए राहुल और रोहिणी की आंखें तरस गई थीं। सौम्य भी क्या करे, उसकी भी विवशता अपनी जगह थी, किंतु काल पर तो किसी का वश न था। एक दिन राहुल के हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। उस दुख भरे समय में अकेली रोहिणी की जो दशा हुई, उसे वो ही समझ सकती है। उन्होंने तत्काल सौम्य को फ़ोन किया। उसने शीघ्र आने में भी 1 सप्ताह में पहुंचने की बात कही। अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह तक तो नहीं रुका जा सकता। रोहिणी ने कुछ नाते रिश्तेदारों तथा फ्लैट के लोगों के सहयोग से राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया। नाते रिश्तेदार पड़ोसी प्रतिदिन तो हाल पूछने आएंगे नहीं। सबका उत्तरदायित्व तो पूरा हो चुका था। सबने आना बंद कर दिया। 1 सप्ताह के पश्चात सौम्य आया। लगभग 4 दिनों तक रुका रहा और वापस अमेरिका चला गया। रोहिणी का स्वास्थ्य ठीक न था। मानसिक आघात के कारण कुछ भी ध्यान न रहता। अपनी नातिन को भी वो ठीक से गोद में न ले सकीं, न खिला सकीं और सबको लेकर सौम्य चला गया। जब वो जाने लगा था, रोहिणी ने सौम्य से कहा कि बेटा, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। तेरे पापा की याद आती रहती है। दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी है। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। नन्ही गुड़िया की देखभाल करूँगी, उसके साथ मेरा मन लगा रहेगा। देखता हूँ माँ, अभी तो नहीं हो पाएगा, बाद में आकर ले जाऊँगा। सौम्य के आश्वासन के पश्चात रोहिणी का मन हल्का लग रहा था। ऐसा लगा जैसे सभी चिंताएं दूर हो गई हों। शीघ्र ही सौम्य आएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। सौम्य को गए 10 दिन व्यतीत हो गए थे। रोहिणी उसके फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा में 2 दिन और व्यतीत हो गए कि सौम्य का फ़ोन आ गया। वो उनका हालचाल पूछ रहा था। रोहिणी ने अपने खराब स्वास्थ्य की बात कहते हुए उन्हें यहाँ से ले चलने के लिए कहा। ठीक है माँ, कहते हुए सौम्य ने बात समाप्त की तथा फ़ोन रख दिया। शनै शनै 1 माह व्यतीत हो गए। सौम्य का फ़ोन नहीं आया। रोहिणी प्रतिदिन फ़ोन की घंटी बजने की प्रतीक्षा करती, किंतु सौम्य ही क्या, किसी नातेदार रिश्तेदार का भी फ़ोन ना आता। समस्याएं थीं कि लगातार रोहिणी की ओर चलती चली आ रही थीं। घर में जो काम वाली बाई बरसों से लगी थी, एक दिन उसने अपना हिसाब मांग लिया तथा दूसरे दिन से काम पर आना बंद कर दिया। रोहिणी को घर की साफ सफाई व खाने पीने में भी परेशानी होने लगी। उम्र व अस्वस्थता के कारण घर की साफ सफाई व बर्तन धुलने का काम उनसे न हो पाता। यद्यपि राहुल के पेंशन से उनके आवश्यक खर्चे निकल जा रहे थे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। पैसे होते हुए भी बाजार से रसोई की आवश्यक वस्तुएं लाने में उन्हें अत्यंत कठिनाई होती। अब तक घर के ऊपरी काम भी पुरानी काम वाली कर दिया करती थी, जिसके बदले वे उससे पैसे दे दिया करती थीं। जब से उसने काम छोड़ा है, तब से परेशानी बढ़ गई है। रोहिणी ने इस बिल्डिंग के गार्ड से किसी दूसरी काम वाली को भेजने के लिए कहा। 2 दिनों के पश्चात गार्ड आया और उसने बताया कि दूसरी काम वाली यहाँ सब आने को मना कर रही हैं। रोहिणी ने कारण जानना चाहा तो ज्ञात हुआ कि पहली वाली ने बिल्डिंग के भीतर के काम वालियों को बता दिया है कि रोहिणी मैडम बिस्तर गंदा कर देती हैं। यह सुनकर रोहिणी को अत्यंत पीड़ा पहुंची। 4 माह हो गए, सौम्य का फ़ोन नहीं आया। रोहिणी फ़ोन करती तो सौम्य फ़ोन ना उठा पाता। दिन महीने व्यतीत होते जा रहे थे। शनै शनै 12 मास यानी कि 1 वर्ष व्यतीत हो गए। बिल्डिंग के सचिव ने वार्षिक मेंटेनेंस के पैसों के लिए रोहिणी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी नहीं बजी। कदाचित फ़ोन कट गया था। फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स ना होता देख उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी तो बजी, किंतु रोहिणी के फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खुला। घर अंदर से बंद था। पूछने पर गार्ड ने बताया कि बहुत दिनों से रोहिणी के घर किसी का आना जाना नहीं हुआ है। अंततः पुलिस को फ़ोन कर बुलाया गया। पुलिस ने बिल्डिंग के लोगों के समक्ष कागजी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात घर का दरवाज़ा तोड़ा। सामने ड्राइंग रूम के दीवान पर महिला का कंकाल पड़ा देख लोगों की चीखें निकल गईं। हाथों की चूड़ियाँ, कानों के झुमके, उंगलियों की हड्डियों में फंसी अंगूठियों को देखकर लोगों ने पहचान लिया कि ये रोहिणी ही हैं। नहीं, लोगों ने गलत पहचाना। ये रोहिणी नहीं, बल्कि ये उनकी इच्छाओं, उनके सपनों, उनके जीवन के सार का कंकाल है। उनकी इस अवस्था का उत्तरदायी कौन है? ये कंकाल और वर्तमान समय की उधरती परतें चीख चीख कर सौम्य से प्रश्न पूछ रही हैं। रोहिणी के इस कंकाल रूपी अंत का उत्तरदायी कौन है? कौन है?
अभी आप सुन रहे थे हमारे सामाजिक ढांचे में आए हुए परिवर्तन को परिलक्षित करती हुई कहानी समय की उधरती परतें। लेखिका हैं नीरजा हेमेंद्र जी। आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।